एक मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें स्क्रोटम होते हैं, टेस्टिस, पेनीज, स्पर्मेटिक डक्ट्स होते हैं, सेक्स ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। जब इनमें कोई इंटरनल और एक्सटर्नल डिसफंक्शनिंग होती है तो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर इन मेल्स बनता है। ठीक है। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि आपके सिलेबस में है। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें, व्हाट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन? बेसिकली ये क्या होता है, डिसऑर्डर होता है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent और recurrent inability to achieve or maintain an erection during sexual activity। ठीक है। मीन्स a condition where the penis is unable to stay erect during the sexual activity। ओके। अब इसकी कॉजेस की बात करें कि क्या क्या कॉजेस होते हैं, तो मल्टीपल रीजंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेलियर टू इनिशिएट, नंबर वन। ठीक है। फेलियर टू इनिशिएट में देखें हम तो डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि साइकोजेनिक मतलब साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन तब होता है जब पर्सन को स्ट्रेस है। वो जॉब को लेके हो सकता है, परफॉर्मेंस को लेके हो सकता है, एंजाइटी को लेके हो सकता है, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, या एंजाइटी। ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो सब टॉपिक है वो है एंडोक्राइनोलॉजिकल। ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है आपका, ये जो कॉज है आपका उसमें एंडोक्राइन सिस्टम का डिसफंक्शनिंग हो रहा है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, थायराइड का डिसफंक्शनिंग हो गया, हाइपोगोनाडिज्म हो गया, ओबेसिटी हो गई, कोई अड्रीनल डिजीज हो गई। ठीक है। ये सारी चीजें। दूसरी चीज ये कि जो इरेक्शन होता है पेनिस का, वो एक कॉम्प्लेक्स और इनवॉल्युंटरी न्यूरोसाइकोलॉजिकल वैस्कुलर इवेंट होता है, हार्मोन मेडिएटेड, मतलब इसमें इतनी सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। साइकोजेनिक हमने डिस्कस कर लिया, एंडोक्राइन डिस्कस कर लिया, फिर तीसरा आता है न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। मान लो कि जो पर्सन है वो सफर कर रहा है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है। उसकी वजह से भी हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। पार्किंसंस डिजीज हो गई। ठीक है, जिसमें ट्रेमरिंग होती है, मूवमेंट का वो होता है, प्रॉब्लम होता है, वो भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फेलियर टू फिल। ओके। तो फेलियर टू फिल में क्या है, वैस्कुलोजेनिक, मतलब कि जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रॉपर हो रहा है पेनिस में, जिसके कारण क्या हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट जो है वो है फेलियर टू स्टोर, विच मीन्स वेनो ऑक्लूसिव डिसफंक्शन। Veno-occlusive dysfunction of venous leak is an inability to maintain an erection in the presence of sufficient arterial blood flow। तो ये क्या है, ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए ईडी को लेकर। उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स दिया है, क्या क्या इसमें होता है। रिड्यूस लिबिडो या फिर सेक्सुअल अर्ज होती है, एक डिससेटिस्फैक्शन होता है पार्टनर को। ठीक है। और इम्प्रॉपर इरेक्शन होता है पेनिस का इस केस में। अब हम इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, तो पहला होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये भी एक मेल डिसऑर्डर है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। प्रीएपिज्म, इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है जो कि सेक्सुअल अराउजल के बिना होता है, मतलब पेनिस इज हार्ड और इरेक्टेड बट विदाउट एनी सेक्सुअल अराउजल। फिर पैरोनीज डिजीज, इसमें क्या होता है ना, फाइब्रस स्कार टिश्यू हो जाते हैं पेनिस के अंदर। तो ये आपके क्या हो गए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फिर अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ऐसा कोई ऐसा फॉर्मल टेस्ट नहीं होता ईडी को वो डायग्नोस करने के लिए। इसमें थोरो और प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग बहुत बहुत जरूरी होती है, जिसमें कि हम क्लिनिकल इवेलुएशन पे देखते हैं, जिसमें कि एक फिजिशियन और पेशेंट का रिलेशनशिप रिक्वायर होता है। बिकॉज आप भी ये बात जानते हो कि जो सेक्सुअल टॉपिक्स होती हैं, अक्सर वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, बोलने में बहुत हेजिटेट करते हैं, और वो आपको प्रॉपर अपनी हिस्ट्री नहीं देंगे, प्रॉपर चीजें नहीं बताएंगे, वो बस ये बोलेंगे वी आर हैविंग दिस सिम्टम्स और वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। बट एज अ प्रैक्टिशनर वी हैव टू आस्क देम थॉरोली कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और वो कैसे इनिशिएट हो रही है, ताकि हम अल्टीमेटली एक डायग्नोसिस पे पहुंच जाए। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आयर्स दिए हैं कि क्वेश्चन हम पूछ क्या सकते हैं पेशेंट से, और उसका पर्पस क्या है।
तो दिया है जैसे कि ऑकरेंस ऑफ नॉक्टर्नल और अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस, ठीक है। नॉक्टर्नल इज नाइट टाइम, डायूनल इज आपका डे टाइम। ओके, इसका पर्पस क्या है? साइकोजेनिक कॉज, मतलब साइकोलॉजिकल कॉजेस के कारण डिसफंक्शनिंग है। एक होता है सिचुएशनल ईडी, ये भी आपका साइकोजेनिक कॉज के लिए रूल आउट करने के लिए है, ठीक है। देन है पिनाइल कर्वेचर और पेन ड्यूरिंग द कोइटस, means when we are performing sexual activity then there is sense of pain during the coitus। ये एक्चुअली डिफरेंशियल डायग्नोसिस के कारण होता है। पेन हो रहा है कोइटस के टाइम, तो हो सकता है कि वो प्रियापिज्म के कारण हो, या फिर फाइब्रस स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो गया है, पेरोनोइड डिजीज जो है उसके कारण हो सकता है। देन लिबिडो दिया है, ये क्यों है? ये एंडोक्राइन abnormalities को रूल आउट करने की तरह। देन फिफ्थ पॉइंट है coitus with one or more partner। ओके, when we are involved with multiple partners तब भी ये डिसफंक्शन हो सकता है, ईडी हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है, ड्रग हिस्ट्री, सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू द पेशेंट, बिकॉज सोशल फैक्टर में डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, लाइक हेल्थ वरीज हो गया, स्पाउसल डेथ हो गई, डिवोर्स हो गया, रिलेशनशिप की डिफिकल्टी हो गई, मनी वरीज हो गए, जॉब कंसर्न हो गया। इसके कारण भी क्या होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकती है, ठीक है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, हम ये रूल आउट कर सकते हैं कि वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एनी सॉर्ट ऑफ लिपिड डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, एंडोक्राइन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, ठीक है। सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या कराते हैं? ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल और डॉपलर अल्ट्रासाउंड को हम कंबाइन करते हैं। इसमें क्या होता है ना, ब्लड फ्लो देखते हैं, जैसे कि हाँ मैंने ये पॉइंट बताया ना, फेलियर टू फिल वैस्कुलोजेनिक जो पॉइंट था, जिसमें इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है पेनिस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए कि एथ्रोस्क्लेरोसिस तो नहीं है, स्कारिंग तो नहीं है, कैल्सिफिकेशन तो नहीं है ना इरेक्टाइल टिश्यूज की। फिर आते हैं पेनाइल नर्व फंक्शन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द नर्व फंक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है, बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स को चेक करते हैं, ये चेक करने के लिए कि सेंसेशन ऑफ पेनिस जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है। ओके, इतनी पॉइंट्स क्लियर हुई सबको? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? नो डाउट मैम। ओके गुड, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि नेचुरोपैथी में हम इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, ये बहुत ही ट्रिकी है। आपको पेशेंट के शेल को ब्रेक करना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकॉज पेशेंट्स रिजिड होते हैं, वो कभी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर को ओपनली डिस्कस नहीं करते अनलेस अनटिल आप उनको कंफर्टेबल फील ना कराओ। सो एज अ गुड प्रैक्टिशनर यू हैव टू मेंटेन अ गुड पेशेंट एंड डॉक्टर रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अनरेवल ऑल द क्वेश्चंस, मतलब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इरेक्टाइल डिसफंक्शन व्हेन इट स्टार्टेड, okay, and all the factors like the drug history, the family history, the smoking, alcohol and social factors, libido and all etc. These you have to ask to the patient. This could take a while because it's not necessary कि patient first time आया और वो open up हो गया, बट ये आपको एक बॉन्डिंग बनानी है ताकि वो साइकोलॉजिकली आपके साथ कंफर्टेबल है। सो ये चीज भी आती है नेचुरोपैथी में कि आप उसके शेल को ब्रेक करो ताकि वो अच्छे से आपको सारी चीजें बता सके। ऑलराइट, फिर बात करें नेचुरोपैथी में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये दिया हुआ है पॉइंट कि इज द कंडीशन अक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है, मीन्स कि डिजीज के प्रोग्रेशन को हमें स्टेजिंग करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अक्यूट अल्टीमेटली लीड्स टू क्रॉनिक स्टेज इफ इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि उसको मेडिकेशन के थ्रू सप्रेस कर देते हैं। सो मेडिसिन क्या करते हैं, ओनली सप्रेशन का काम करते हैं, वो कंप्लीटली क्योर नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना कि वो एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज हम लॉन्ग टर्म उसके लिए ड्रग ले रहे हैं, ठीक है। All acute disorders are nature's violent effort to eliminate toxins or morbid matter according to naturopathy। हम जानते हैं कि जो acute disorders होते हैं
या अक्यूट डिजीज इज अ रेमेडियल प्रोसेस, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी कहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सेल्फ लिमिटिंग, मतलब खुद से ठीक हो जा रहे हैं, ओके, दे गेट क्योर्ड बाय themselves, बट सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आर नॉट फॉर्म इन दैट डेफिनेशन। मतलब कि अक्यूट डिजीज की बात करें तो उसमें जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि अक्यूट होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो भी सेल्फ लिमिटिंग हो और विद टाइम वो खुद रिजॉल्व हो सके। ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक होता है, इसलिए उनको क्रॉनिक कंडीशंस बोलते हैं, मींस लॉन्ग टर्म तक वो परसिस्ट कर रहा है। ठीक है। reproductive disorders cannot be considered as a disease because they do not cause any pain, which is completely true, है ना, infirmity or suffering or complications or threat to life. That's why patient always hesitate to visit doctor, okay, for their concern. Why is that so? Because that's a taboo in India, that we are not going to talk about our reproductive problems to anybody, है ना। सो इस स्टिग्मा के कारण क्या होता है, दे नेवर ओपन अप टू द डॉक्टर्स। दे थिंक कि इफ वी आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल और एनी सॉर्ट ऑफ पेन, सो लेट इट बी, कोई नहीं। ऐसा होता है, जिसके कारण क्या होता है, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, उस मिस इन्फॉर्मेशन में वो वैसी मेडिसिन कंज्यूम करना शुरू करते हैं जो कि वो एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं, यू नो, टेलीविजन पे हो गया, या फिर सोशल मीडियाज के थ्रू, या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू, जिसमें अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, और उसका क्या होता है, इल इफेक्ट उन पे आता है। ओके। दूसरी चीज ये है कि सो हाँ, इसमें क्या पॉइंट है कि दे आर मोर सोशल इन नेचर। द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो वो प्रॉब्लम्स होते हैं, दे आर मोर सोशल इन नेचर, inflicted by societal norms that we should not discuss it. दूसरी चीज दी है कि अंडरस्टैंडिंग यूनिटी ऑफ डिजीज एंड क्योर टू डिसाइड ट्रीटमेंट रेजिमेन। व्हाट डज इट मीन? ट्रीटमेंट रेजिमेन कैन बी डिसाइडेड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ द डिजीज। ठीक है, मतलब कि ट्रीटमेंट प्लान हम तब करें तब जब हमको एक बार पता चल जाए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। वरना ये तो वही बात हुई ना, हवा हवा में आप बस मड पैक भी दे दो, हाइड्रोथेरेपी भी दे दो, सन थेरेपी भी दे दो, डाइट थेरेपी भी दे दो, ये दे दो। नहीं 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 नहीं, पहले रूल आउट करो हो क्यों रहा है। क्या पता पेशेंट काउंसलिंग से ही ठीक हो जाए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो उससे थॉरली पूछो, अच्छा ये कैसे हुआ, उस हिसाब से फिर प्लान करो। अब इसमें सेकंड वाले में जो सब हेडिंग दी है, नंबर 1 देखो, वो दिया है कि फॉलो नेचर्स लॉ एंड लिव इन अकॉर्डेंस विथ नेचर विदाउट ब्रेकिंग नेचर्स लॉ। इसका मतलब क्या है, जो बायोलॉजिकल रिदम होती है उसको हमको फॉलो करना है। व्हाट डज इट मीन? मतलब अगर हम 6 o'clock पे उठ रहे हैं तो वी शुड वेक अप एट 6 o'clock, उसको हम 10 या 11 ना करें। अगर हम रात में खाना अर्ली खा रहे हैं जो कि एडवाइजेबल होता है, तो हम अर्ली खाएं, बहुत लेट ना करें। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, वो कहीं ना कहीं फिर क्रॉनिक कंडीशन में जाकर डिजीज को एग्रेवेट करती है ना। फिर उससे क्या होता है कि डिजीज आपका कॉज होता है। इसलिए नेचुरोपैथी ये कहता है कि सबसे पहले आप देखो कि आप नेचर लॉ का वायलेशन तो नहीं कर रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज की, फूड का इंटेक कैसा है, वो हेल्दी है या जंक है। आप कहाँ पे रह रहे हो, वो स्लम एरिया तो नहीं है, बहुत पॉल्यूटेड तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है जहाँ पे एक्सेसिव अब्यूज और बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है। उसके साथ मेंटेन प्रॉपर वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स लाइक प्राण शक्ति। वाइटल फोर्स इज समथिंग विच इज इनसाइड ऑल ऑफ अस, इट कुड बी मोर और लेस, बट vital force is something which cannot be created. Okay, so it is like energy can neither be created nor destroyed. Same way vital force cannot be created or destroyed, but flows within the universe in our body. Vital force may be transferred and received from an individual to nature and vice versa, okay? Or from individual to individual flow. So vital force governs health and makes body and mind pure. How does it work? So suppose करो कि नेचुरोपैथी होलिस्टिकली वर्क कर रहा है। होलिस्टिकली मतलब कि एलोपैथी में आप केवल बॉडी पे काम करो, बट नेचुरोपैथी में आप बॉडी माइंड एंड सोल पे काम करो, तीनों जो आपके शीट्स या लेयर्स है उन पे काम करो। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्राण शक्ति होती है वो ऊपर से नीचे हर लेयर्स में फ्लो कर रही है। कहीं ना कहीं अगर मान लो हम खाना प्रॉपर खा रहे हैं लेकिन हम स्ट्रेस ले रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डिजीज कॉज करेगा। हम स्ट्रेस नहीं ले रहे लेकिन खाना अनहेल्दी खा रहे हैं, तब भी वो आपकी प्राण शक्ति जो वाइटल फोर्स है उसको डिस्टर्ब कर रहा है।
इसीलिए नेचुरोपैथी में क्या कह रहे हैं कि वायलेशन नहीं करोगे, और आपके जो तीनों लेयर्स हैं, ठीक है, एस्ट्रल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, जो भी है, उन सब पे प्रॉपर आपका ध्यान हो और उन सबको जैसे केयर करना चाहिए आप वैसे करो। दूसरी चीज ये है कि प्रमोट एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड पॉइजन्स विदाउट इंजरिंग द ह्यूमन बॉडी एंड हेल्दी बैक्टीरिया फ्लो विद इन द बॉडी। तो हम प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कैसे करेंगे? इजी, थ्रू डाइट। Okay, through diet, through fasting, through adequate water intake, and a healthy lifestyle where we are doing exercise per day. Okay, and we are praying to God or praying to whatever you want to pray daily. We are being grateful for our life और gratitude शो करना, kindness शो करना। क्योंकि देखो, बिहेवियर क्या होता है, एक पर्सन को कैरेक्टराइज करता है और उसको कंप्लीटली बनाता है। और जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, लाइक आपका प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो गया या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल these days where people are actually having a problem regarding connecting to other people, or you can say कि due to their lifestyle and things like that. So it's very important कि आप एक healthy approach रखो towards life, towards your diet and towards your mind, तीनों वे में। चौथा पॉइंट है कि इंटेलिजेंट पर्सनल एफर्ट्स एंड सेल्फ हेल्प शुड बी assured बाय द पेशेंट टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिज बॉडी टू हील। दिस कैन बी अटेन्ड थ्रू काउंसलिंग एंड एजुकेटिंग द पेशेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप काउंसलिंग करोगे कि पेशेंट आया है तो आखिर दिक्कत क्या थी, कहाँ से शुरू हुआ, उसको पूछ के कंफर्टेबल फील कराना एज अ गुड नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर। दवा लिख के इमीडिएटली प्रेस्क्राइब करना इज वेरी इजी, मगर एक पेशेंट को कंफर्ट फील कराना इज अ साइन ऑफ गुड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, सो ये तो नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स की बात हो गई। अब हम ट्रीटमेंट प्लान की बात करते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है फास्टिंग एंड डाइट थेरेपी। ओके, दो फास्टिंग इज एडवाइज एज अ थेरापेटिक टूल इन नेचुरोपैथी फॉर मेनी कंडीशंस। ओके, its impact on reproductive health in males is empirically not encouraging, मतलब still studies are to be done, vague है ये, but however it can be employed when the underlying causes and metabolic or psychological origin में है। ठीक है, for example vitamin E helps to counter oxidative stress, ठीक है, which is associated with sperm DNA damage and reduce sperm motility। मतलब कि अगर हम विटामिन ई रिच डाइट लेंगे तो स्पर्म मोटिलिटी उससे इनहेंस होगी, और जो स्पर्म डीएनए डैमेज है वो भी थोड़ा कम होगा। ठीक है, उसके अलावा उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में? आलमंड हो गया, स्पिनच हो गई, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारे अच्छे सोर्स है विटामिन ई के। उसके अलावा डाइटरी प्रेस्क्रिप्शन इन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर रिक्वायर मच मोर कंसर्न as it is a byproduct of many metabolic and psychological conditions like endocrine dysfunction, obesity, hypertension, stress, anxiety, etc. ओके, और यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है एनेक्डोटल एडवाइस, लाइक जो पाम नेक्टर होता है एम्प्टी स्टमक लेने से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर इन मेल जो होती है उसमें वो इम्प्रूवमेंट मिलता है, एज इट इज वेरी हाइड्रेटिंग इन नेचर, दैट्स वाई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फूड ग्रुप्स होते हैं विच इफ वी एड इन अ डाइट विल वर्क गुड, और कुछ फूड ग्रुप्स होते हैं जो कि एफ्रोडीसिक्स होते हैं। ठीक है, एफ्रोडीसिक्स किसी को पता है क्या होता है? व्हाट आर एफ्रोडीसिक्स? नो मैम, पता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। जैसे ना अर्ज टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी, ऐसे फूड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप खाओगे तो यू विल हैव दैट अर्ज विच कैन बी प्रेस्क्राइब टू द पेशेंट्स। ओके, सो ये फूड ग्रुप्स में आपके आते हैं हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको लेना चाहिए। और उस हेल्दी फैट्स में क्या क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, विच इज गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। ठीक है, उसमें भी कौन कौन से ऐसे हैं जो एफ्रोडीसियक्स हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका आलमंड्स जो कि विटामिन ई रिच होता है, फिर अंजीर हो गया, है ना,
मुनक्का हो गया, खजूर हो गए, ये सब एफ्रोडिसियक्स होते हैं। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो स्पर्म फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। उसके अलावा क्या हो गया, स्प्राउटेड चना एंड मूंग और मोठ। उसके अलावा पीनट्स हो गए। ये सारी चीजें क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर हम आहार चिकित्सा की बात करें, डाइट थेरेपी की बात करें, फास्टिंग के अलावा मैं बता रही हूँ, पेशेंट को हम एडवाइस दे सकते हैं कि वो गाजर, चुकंदर, शलगम, पालक, टमाटर, लौकी, पुदीना, धनिया का रस ले। ये बहुत अच्छा क्लेंजिंग करता है और अच्छा होता है मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग में। बट ये भी मैटर करता है कि हमें पता होना चाहिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का रूट कॉज क्या है। क्योंकि अगर स्ट्रेस है तो आप उसको डिफरेंट वे में ट्रीट करोगे डाइट के अलावा। बट अगर ये आपका एंडोक्राइन का है, यहाँ पे आपका डायबिटीज मेलाइटस का है, या फिर थायराइड डिसफंक्शनिंग है, तब तो ये आपका डाइट थेरेपी बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, ये सारी चीजें भी होती हैं कि इरेक्शन जो प्रॉब्लम है वो क्यों हो रहा है। विटामिन ई, बी और ए और सी, ऐसे रिच फूड लेना चाहिए। उसके अलावा जो कद्दू या पंपकिन बीज होते हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो पाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड, ठीक है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट। उसके अलावा हम क्या खा सकते हैं डाइट में, सोयाबीन की छाछ ले सकते हैं या दही की। लहसुन, लहसुन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बोला जाता है अच्छा होता है। और सीजनल फ्रूट्स, सीजनल। ओके, तो ये आपका डाइट हो गया। अब थोड़ा ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इसके अलावा हाइड्रोथेरेपी दी हुई है, ठीक है। तो हाइड्रोथेरेपी में क्या कर सकते हैं हम, कोल्ड डूच टू फीट एंड लेग्स या लोअर स्पाइन इज कंसिडर टू प्रोड्यूस रिलैक्सेशन ejaculatory ducts थ्रू रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि वाटर थेरेपी जो होती है, जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। मान लो किसी को कंसीव भी करना है, तो उस केस में भी आपकी जो हाइड्रोथेरेपी होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। लाइक ऑल्टरनेट हिप बाथ हो गया, या फिर कोल्ड वाटर हो गया, बिकॉज इट्स एक्साइटिंग एंड स्टिमुलेटरी, उसका वो होता है, फंक्शन होता है। या फिर आप वार्म हिप बाथ, नहीं, वार्म हिप बाथ और सिट्स बाथ आर गुड इन द केस ऑफ पाइल्स और फिशर ऑफ फिस्टुला, या फिर आपका कोई डाइजेस्टिव इशू है। बट अगर रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग की बात करें, जहाँ पे हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का काम करना है, तो कोल्ड वाटर थेरेपी ज्यादा अच्छी होती है। जिसमें कि मैंने बताया ऑल्टरनेट हिप बाथ आप दे सकते हो, न्यूट्रल या कोल्ड हिप बाथ दे सकते हो। और जब वो दे रहे हैं तो हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एब्डोमिनल एरिया को रब कर रहे हैं, कैसे रब कर रहे हैं, थ्रू ताल, ताल के हेल्प से या हैंड से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कोई वार्म अप एक्सरसाइज करे, ताकि ठंडे के बाद एकदम से उसको हीट मिले, तो वो जो गश ऑफ ब्लड है ना, वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ऊपर से नीचे हर जगह पहुंच जाए। ऐसे होता है। तो कोल्ड डूचेस जो है, डूचेस लाइक स्प्रे टाइप के जो होते हैं, वो फीट पे दे सकते हैं, लोअर स्पाइन पे दे सकते हैं। उससे क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट का रिलैक्सेशन होता है। उसके अलावा कोल्ड वाटर एनीमा, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो एलोमिनेटिव का काम करेगा। डू रिमेम्बर, जो इंटरनल वाटर थेरेपी है, फॉर एग्जाम्पल एनीमा, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स का काम कर रहा है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स का काम कर रहा है मतलब कि अगर जो रीजन है ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो एंडोक्राइन का है, या फिर न्यूरोलॉजिकल है, या फिर एडिक्वेट ब्लड फ्लो का नहीं है, देन इट्स गोइंग टू वर्क वंडर्स। उसके अलावा कोल्ड हिप बाथ दिया है। तो कोल्ड हिप बाथ with friction, which I told you, daily is recommended. For how long? For at least a month or 21 days minimum, without breaking, regular. हाँ, किसी का कोई डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? तब माइक बंद कर दो आप लोग प्लीज, बीच में इंटरप्ट मत करो। सो कोल्ड हिप बाथ। उसके बाद एडिशनली कोल्ड पेल्विक गर्ड ऑफ बैक, जिसको टी पैक्स भी कहते हैं, ठीक है। वो टी शेप में होता है, मतलब कि आपके वो जो क्रॉच एरिया होती है, मतलब थाइस के बीच की एरिया को क्रॉच एरिया कहते हैं, वहां से जाता है, फिर एब्डोमेन से होता है, तो टी शेप का होता है। तो उसका हम पैक दे सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, आप कॉटन के कपड़े को वेट कर लोगे,
उसको कोल्ड वाटर में डिप करके फिर उसी का पैक बनाओगे, और उसके बाद उसमें एक थर्मल पैक लगा दोगे, तो टी पैक आपका हो गया। उसको 20 मिनट्स के लिए हम दे सकते हैं रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शनिंग में। उसके लिए वो न्यूट्रल स्पाइनल स्प्रे फॉर 15 to 20 मिनट्स विथ प्रेशर, ताकि जो स्पाइनल नर्व्स है वो हमारे रिजुविनेट हो। ठीक है, उसलिए देन शॉर्ट कोल्ड शावर और अ प्लंज बाथ और आइस बाथ ऑल्सो, है ना, इज गोइंग टू बेड बूस्ट द बॉडी एंड माइंड। एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड हॉट बाथ्स बिकॉज कोल्ड शावर्स जो होते हैं वो एक्साइटिंग होते हैं। सो इट एडवाइज टू टेक कोल्ड शावर्स और प्लंजेस in the case of reproductive dysfunctioning. Okay, and then massage therapy. मसाज थेरेपी क्या काम करेगी, कोई बता सकता है? ये मैंने आप लोगों को बताया है ना, ये पॉइंट को देखे बिना कोई भी बताओ, ट्राई करो कि मसाज थेरेपी क्या काम करेगी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के केस में। पॉइंट भी सामने दिया है, एटलीस्ट उसी को देख के एफर्ट डालो आप लोग। ब्लड या फिर मैं, सर्कुलेशन प्रॉपर करेगा, ब्लड ओके गुड, सप्लाई प्रॉपर। ठीक है ठीक है, और और मैम ऑक्सीजन आसानी से, ऑक्सीजन स्मूथली कैरी करेगा। नहीं, देखो मैं बताती हूँ होता क्या है ना, कि हम जब काम उसको करते हैं, बताओ। मैम मैम ब्लड सर्कुलेशन तो कम बढ़ेगा। अल्ट इसका रीजन क्या है? स्ट्रेस डेफिनेटली कम होगी, थोड़ा बहुत, और स्ट्रेस कम होगी तो इसका जितना भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसमें हम्म, तो बहुत सारे आसान आराम मिलती है। राइट, बट मैं थोड़ा सा इसको elaborate करती हूँ। ये दिया ही हुआ है स्ट्रेस वाला पॉइंट। बेसिकली ऐसे सोचो कि पेशेंट है, वो पेशेंट आया, और जब आपने पेशेंट की हिस्ट्री ली तो पेशेंट को पूछो कि उसको दिक्कत है क्यों। अब जब उसने बता दिया उसको दिक्कत इस कारण से साइकोलॉजिकल है, तब तो वेल एंड गुड है। तब तो समझ लो उसको स्ट्रेस की ही प्रॉब्लम है, उसको परफॉर्म करने की प्रॉब्लम है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर जॉब रिलेटेड स्ट्रेस XYZ वॉट एवर। अब वो नहीं है, तो इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। इनडायरेक्ट इफेक्ट बोले तो कि पेशेंट परेशान है, स्ट्रेस के कारण नहीं, परफॉर्मेंस ना करने के कारण फंक्शन है। ठीक है, दो कारण है, या तो स्ट्रेस को लेकर वो परेशान है, या तो उसके बिना जो उसको ये प्रॉब्लम हुई है उस कारण परेशान है। तो मसाज थेरेपी क्या करने वाली है, डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने वाली है। क्योंकि किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम होती है बॉडी में हमारे, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को हमारे क्या करती है, रिलीज करती हैं। जिसके कारण क्या होता है, इंसान जो होता है वो बहुत ही एंग्शियस हो जाता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर डिसऑर्डर है तो उसमें इंसान और ज्यादा एंशियस होता है। क्यों? क्योंकि वो खुल के किसी को बता ही नहीं पाता है वो बात। और वो जब वो खुल के बता नहीं पाएगा तो वो अंदर ही अंदर रहेगा, और वो कहीं ना कहीं जब अंदर ही रहेगा तो वो चीजें क्या होगी, पेंट अप इमोशन होगी, जो कि फिर क्या होंगी, कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ पेन लेंगी बॉडी में। सो मसाज थेरेपी क्या कर रहा है कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी को कहीं ना कहीं काम डाउन कर रहा है। बट उसके साथ मसाज को हम और इनहेंस कैसे कर सकते हैं, जब हम उसको प्रेशर पॉइंट्स के साथ दें। जब हम उसको प्रेशर पॉइंट्स के साथ देंगे तो मसाज थेरेपी में क्या होगा, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हमारे प्रेशर पॉइंट्स है, उनमें जब हम स्टिमुलेशन देंगे थ्रू नीडलिंग या फिर थ्रू मसाज थेरेपी, फ्लो बढ़ेगा। लेकिन फ्लो बढ़ने के साथ साथ जो स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन क्या है कि की एनर्जी जो है, जिस तरह नेचुरोपैथी में वाइटल फोर्स है, वो आपका फिर से बिना ऑब्स्ट्रक्शन जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पेनिस में क्या है, कोई ना कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, या फिर आप ये कह लो ब्लड ऑफ फ्लो सही नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो चीज के लिए मसाज जो है प्रेशर पॉइंट के साथ, वो सेकेंडरी वे में बेनिफिट पहुंचा रहा है, प्राइमरी नहीं बट सेकेंडरी वे में। ठीक है, उसके अलावा एक्यूपंक्चर की बात करें तो एक्यूपंक्चर क्या होता है, एक्यूनीडलिंग में जो किडनी स्टोर एसेंस होता है जिंक, डोमिनेट करता है रिप्रोडक्शन को और कंट्रोल करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ओरिफिस को, लाइक यूरेथ्रा एंड हमारा एनस जो हो गया।
in ancient China, impotence was mainly attributed to overstrain and kidney deficiency. मतलब ओल्ड चाइनीज कल्चर की बात करें तो उसमें क्या होता था, इम्पोर्टेंस मीन्स कि रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन जो था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पे ओवरस्ट्रेन या फिर किडनी डेफिशिएंसी हो रही थी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एंशिएंट एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज, मॉडर्न ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन फिजिशियंस फर्दर इलैबोरेटेड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ इम्पोर्टेंस, कि उसका मैकेनिज्म क्या है। तो उसमें क्या हुआ, स्प्लीन, हार्ट और इमोशनल प्रॉब्लम जो है आर नाउ एसोसिएटेड विद इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब स्प्लीन और हार्ट और इमोशनल प्रॉब्लम कॉजेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोर्टेंसी इन मेल्स, ठीक है, विथ रीसेंट डेवलपमेंट इन द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो उसमें रिफॉर्मुलेटेड कॉज क्या बताते हैं, डिबिलिटी ऑफ द वाइटल गेट फायर, फियर और फ्राइट डैमेजिंग द किडनीज, बिकॉज जो अड्रीनल ग्लैंड होता है वो हमारे किडनीज पे होता है जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स को रिलीज करता है। स्टैग्नेशन ऑफ लिवर या की, स्प्लीन और हार्ट का डेफिशिएंसी, डाउनवर्ड एक्युमुलेशन ऑफ डैम्पनेस या हीट, ठीक है। और ब्लड स्टैटस, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ऐसे हम चूज करते हैं जो कि जो की है उसका नॉर्मल फ्लो करे। किडनी और लिवर मेरिडियन जो होता है मेनली उस पे हम नीडलिंग करते हैं, जैसे कि डीयू जो है 20 जो कि हेड के पॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर का जो है लोअर बैक पे, स्प्लीन 6 विच इज 3 टू नंबर मीडियल मैलियोलस, और इसी तरह लिवर 8, रेन 2 3 4 6। सो ये जो पॉइंट्स है इस पे हम नीडलिंग करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल हो जाएगा, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे विद टाइम खत्म हो जाएगा। एक बार भी कोई भी चीज कंप्लीटली क्यों नहीं होती। और जब रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन की बात करें तो ये क्रॉनिक कंडीशन है, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। तो इस केस में क्या है कि हमें पर डे जो ये पॉइंट्स मैंने बताया एक्यूपंक्चर पॉइंट्स उसमें नीडलिंग करनी है, ठीक है, एटलीस्ट 15 डेज मिनिमम, 10 days to 15 days। उसके साथ साथ बाकी जो डाइट थेरेपी हो गई, हाइड्रोथेरेपी हो गई, मसाज थेरेपी हो गई, वो सारी चीजों को भी कंबाइन करेंगे और एक प्रॉपर काउंसलिंग के साथ पेशेंट को ट्रीट करेंगे, जिसमें कि हाइड्रोथेरेपी का मैंने बताया कि रोल प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका स्टिमुलेशन का काम कर रहा है। ओके, सो ऐसे हम डाइट प्लान करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं। सो आगे क्या दिया हुआ है कि एक्यूपंक्चर की बात करें तो although a forbidden point, puncturing of the front midline of the testicle has been clinically shown to increase the sperm count in oligospermia, low sperm count, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब हम टेस्टिकल के मिडलाइन में पंक्चरिंग करते हैं, जो कि बहुत केयरफुली करते हैं एंड जो सुपरवाइज्ड होता है वही करते हैं, उससे क्या होता है ना कि अगर लो स्पर्म काउंट का केस है तो उसमें इंक्रीज होता है, ये क्लिनिकली शोन हुआ। These points are located one chin above and one chin below the midpoint of the front midline of the testicle, ठीक है। The puncturing is in slanted way में puncturing करते हैं, okay। These points are conventionally referred as testis 1 and testis 2. However, this point should be punctured with utmost caution, जो कि मैंने अभी बताया। बिकॉज एक होता है कि आप बॉडी के बाकी हिस्से में कर रहे हो और वो जो पार्ट होती है वो बहुत डेलिकेट होती है एंड वो कोई सुपरवाइज पर्सन ही कर पाएगा, ठीक है, जिसका कमांड है। बट ऐसा देखा गया है कि अगर हम नीडलिंग करते हैं उन पॉइंट्स में तो वो जो ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो गई उसमें वो बहुत ज्यादा रिलीफ देता है, ठीक है। फिर योगा थेरेपी की बात करें तो योगा थ्रू इट्स न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म, means neurons and hormones combination mechanism helps in reducing the stress and anxiety, okay, which we have talked earlier. When we are suffering from any sort of reproductive system disorder, there is going to be some sort of stress and anxiety. To overcome, what we are going to do, we are going to perform yoga therapy is also good in the case of erectile dysfunction, because वो क्या करेगा, जो कुछ बंधास और प्राणायाम्स और आसनास होते हैं वो क्या करते हैं ना, बहुत अच्छा काम करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बेसिकली उनका काम क्या होता है, इंप्रूव करते हैं ऑटोनॉमिक फंक्शन को, दिस हेल्प इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके, इन केस ऑफ स्पर्मेटोरिया, मूल बंधा, ठीक है, क्लिनिकली रेकमेंडेड है। सो
Basically, according to the introduction or definition, a disorder characterized by an infectious process involving the urinary tract, most commonly the bladder and the urethra, is UTI. अब इसको थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में इजी टर्म में समझते हैं, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है यूटीआई के केस में, ये होता कैसे ये जानते हैं। तो अब इसको हम मेल और फीमेल वाइज अगर कैटेगराइज करें, तो आपका जो यूरेथ्रा होता है वो मेल्स में लार्जर होता है कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स का जो यूरेथ्रा होता है ना वो छोटा होता है, ठीक है? मेल्स का ओके। इसीलिए जो चांस ऑफ यूटीआई है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है। फीमेल्स को ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि उनकी यूरेथ्रा ज्यादा होती है, वन ऑफ द रीजन। सो बेसिकली मान लो कि कोई भी रिस्क फैक्टर है, कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल फीमेल है, मेल्स को भी होता है बट लो होता है, कोई भी फीमेल है, उसका इम्यून सिस्टम हो सकता है कि वीक हो। इम्यून सिस्टम वीक नहीं है तो हो सकता है कि वो एक्सपोज हो एक फॉरेन एंटीजन से, ठीक है, फॉरेन माइक्रोब से। तो वो क्या होगा, वो यूरेथ्रा में एंटर करेंगे, ठीक, वहां पे वो एंटर करेंगे। जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसमें सबसे कॉमन हमारा इकोलाई बैक्टीरिया होता है 80% ऑफ केसेस में, ये भी जान लेते हैं, ठीक है? तो वो जब यूरेथ्रा में एंटर करेंगे तो वहां पे वो कॉलोनाइज करते हैं, ठीक है? मतलब वहां पे वो क्या करते हैं, झुंड बना लेते हैं ब्लैडर में, ठीक है? ब्लैडर में या फिर जो एरिया जहां पर वो इन्वेड कर रहे हैं, ठीक है? ये बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क फैक्टर मैं आगे बताऊंगी, अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है? उससे क्या होगा, इसके कारण यूटीआई होती है आपको, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक। तो इसमें क्या होता है, या तो वो लोअर यूटीआई हो सकता है या फिर आपका अपर यूटीआई हो सकता है, ठीक है? जो इन्फेक्शन लोअर यूरिनरी ट्रैक का होता है उसमें आपका क्या होता है, बेसिकली या तो वो ब्लैडर का होता है जिसको सिस्टाइसिस कहते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा जब डॉक्टर्स या हम जब भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हम यूएसजी कराते हैं, पेशेंट जो है वो एब्डोमिनल पेन, नौजिया और ऐसे ही वो लेकर आ रहा है, इलनेस के सिम्टम्स लेकर आ रहा है, तो हम बहुत बार यूएसजी उसको बोलते हैं कराने को। तो उस यूएसडी में ही हमें बहुत बार क्या मिलता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिस्टाइसिस, ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, या प्रोस्टेटाइसिस, ठीक है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन, या फिर यूरेथ्रा का इन्फ्लेमेशन, यूरेथ्राइटिस, ठीक है? तो ये लोअर यूटीआई है, ठीक है? तो इन्फेक्शन ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट कैन कॉज अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है? दिस इज व्हेन द इन्फेक्शन अफेक्ट द किडनी। जब इन्फेक्शन किडनीज तक पहुंच जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पाइलोनेफ्राइटिस होता है, ठीक। इसका मतलब ये आपके ऊपर किडनी तक पहुंची है, तब ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है। और ये क्या होता है ना, ये बहुत ही सीरियस होता है, और ये क्या करता है, ये अक्यूट रीनल फेलियर भी कॉज कर देता है। तो अब मैंने आपको एक शॉर्ट समरी बताई कि व्हाट बेसिकली इज यूटीआई और ये होता कैसे, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन में आपका यही बता रहा है कि एक इन्फेक्शियस प्रोसेस है जो कि यूरिनरी ट्रैक का होता है मेनली हमारे, ठीक है, जिसमें हमारा ब्लैडर या यूरेथ्रा जो है वो अफेक्ट होते हैं, ठीक। जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा होते हैं, वी ऑल नो। तो यूटीआई जो होते हैं वो सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन होते हैं दीज डेज, ओके। In addition, UTIs are a major cause of hospital admissions that are associated with significant morbidity and mortality, ठीक है, as well as high economic burden। तो आप सोच के देखो कि ये सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन है अमंग ऑल द इन्फेक्शंस। तो ये कितने सारे लोगों को होता होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि अगर फीमेल है तो उसके कारण हो रहा है। फिर बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण होता है, अनहाइजीन, ठीक है, प्रेगनेंसी, या फिर कैथेटराइजेशन, जब हम कैथेटर डालते हैं यूरेथ्रा में तब भी चांसेस ऑफ आपके होते हैं कि इन्फेक्शन पहुंच जाए, ओके, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एक्सेट्रा।
सो इसमें होता क्या है, जैसा कि अभी आपने बताया था कि पेशाब में जलन, ये वन ऑफ द कॉमन सिम्टम होते हैं। बहुत बार ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। जब हम डिपस्टिक टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि हाँ, यूरिन में बैक्टीरिया भी है। ओके। सो एपिडेमियोलॉजी एंड डेमोग्राफी की बात करें, कॉमन है इंडिया में मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी के लिए। इससे मतलब इंसान बीमार भी होता है और डेथ भी होती है जब वो सवेयर हो जाता है। और सबसे ज्यादा ये होता है टू फीमेल्स, विच आई। क्या इनवेलिंग कैथेटर, एंटीबायोटिक एंड स्पर्मिसाइड्स जब यूज करते हैं तो। बिहेवियरल में आपका वॉइडिंग डिसफंक्शन, ठीक है, जब आप उसको बहुत देर तक होल्ड कर रहे हो अपने यूरिन को। फ्रिक्वेंट और रीसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके। उसके अलावा एनाटॉमिकल में देखें तो वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स, फीमेल सेक्स या प्रेगनेंसी, जो कि मैंने बताया कि फीमेल में होता है ये। और होता है प्रेगनेंसी में मेनली। ये क्यों होता है ना, होता क्या है कि जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। तो उसके कारण जो हमारा यूरिन है वो स्टैसिस हो जाता है यूरिन का, समझ रहे हो, मतलब वहीं पे रुक जाए। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वहां पे कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक। जेनेटिक में आपका फैमिली टेंडेंसी हो गया, ससेप्टेबल टू यूरो एपिथेलियल सेल्स हो गया, या फिर वेजाइनल म्यूकस प्रॉपर्टी। वेजाइनल म्यूकस प्रॉपर्टी अगर बहुत ड्राई वजाइना है, जैसा कि आपके मेनोपॉजल में होता है, मेनोपॉज के बाद फीमेल्स का वजाइना ड्राई हो जाता है, तो उस टाइम भी क्या होता है कि चांसेस ऑफ यूटीआईज बढ़ जाते हैं। ओके। सो ये रिस्क फैक्टर ऑफ यूटीआई होते हैं। अब कॉजेस की बात करें तो इकोलाई, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे कॉमन होता है, 80% होता है यूटीआई बिकॉज ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है। फिर आपका स्टेफाइलोकोकस है। पर्टिकुलरली जो फीमेल हैं वो अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज, वो क्या होती है, यूरोपैथोजेनिक होती है इकोलाई को। ठीक है। एंड हैव स्पेसिफिक वायरुलेंस फैक्टर्स लाइक टाइप 1 फिम्ब्रे विच हेल्प देम टू अडेयर टू द यूरो एपिथीलियम। तो इस पॉइंट को मैं आपको समझाती हूँ पॉइंट वाइज। अब सपोज करो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसको कंटामिनेशन हो गया, इकोलाई या स्टेफाइलोकोकस वॉटेवर। ठीक है। तो कंटामिनेशन के बाद क्या होगा, वो वहां पे कॉलोनाइजेशन करेंगे। ठीक है। कॉलोनी बनाएंगे। कॉलोनी वो यूरेथ्रा में भी बना सकते हैं या ब्लैडर में भी बना सकते हैं। ठीक है। जब वो बनाएंगे तो वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है। जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो वहां पे न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि जब भी इन्फेक्शियस कंडीशन होता है तो वहां पे न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होता है। ओके। तो न्यूट्रोफिल के इन्फिल्ट्रेशन से क्या होगा कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और और मल्टीप्लाई करने के बाद वो इम्यून सिस्टम को इवेट करेंगे। क्यों इवेट करेंगे और क्यों मल्टीप्लाई ज्यादा करेंगे न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन के बाद? बिकॉज ये क्या होते हैं ना, ये वायरलेंट होते हैं। ये जो होता है ड्यू टू सर्टेन वायरुलेंट फैक्टर, ये और ज्यादा मल्टीप्लाई करते और इवेट करते हमारे इम्यून सिस्टम को। ओके। तो उससे क्या होता है इनका, फिर अडेशन टू किडनी होता है। ठीक। अब किडनी पे अडेशन हुआ मतलब कि समझो कि सबसे पहले तो यूरेथ्रा और ब्लैडर में था, वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ तो न्यूट्रोफिल्स वहां पे ढेर सारे आए। उसके बाद वो जब हम लोगों ने उसको एज इट इज छोड़ दिया, हमने उसको ठीक नहीं किया, तो वो मल्टीप्लाई हुए तो वो फिर हमारे इम्यून सिस्टम पे उनका अफेक्ट आएगा। इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट आएगा, और जब बढ़ेंगे तो लोअर यूरिनरी ट्रैक से अपर में जाएंगे, तो अपर में जाएंगे तो किडनी में फैलेंगे, किडनी में फैलेंगे तो वहां पे अडेस करेंगे, वहां पे कॉलोनाइजेशन करेंगे। ठीक है। फिर क्या होगा, बैक्टीरिया अगर हमने इसको फिर भी इफ वी लीव इट, तो बैक्टीरिया फिर हमारे सर्कुलेशन में स्प्रेड करेगी विया रेनल वेन्स। ठीक है, रेनल वेन्स के थ्रू, जिसके कारण क्या होगा, सेप्टिक शॉक होगा अगर हम इसको ठीक नहीं करते, इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड। ओके। तो ये इसका क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी होता है। ये समझ में आया सबको कि बेसिकली ये हो कैसे रहा है? समझ गए ना ये ये पॉइंट?
साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसयूरिया, पेशाब में जलन, ठीक है। ठीक। और बहुत बहुत बार अर्जेंसी होती है क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो अर्ज टू मिक्ट्यूरेट होता है। फिर लीकेज, बहुत बार हिमेटोरिया, ब्लड निकलता है यूरिन में, ठीक है। फाउल स्मेलिंग यूरिन होती है क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे इतने सारे बैक्टीरिया कॉलोनाइज किए हैं, तो जो हमारी यूरिन होगी वो फाउल स्मेलिंग होगी, ठीक है। उसके अलावा फीवर, मोस्टली फीवर जो होता है वो हमारा अपर यूटीआई में होता है, ठीक। लोअर यूटीआई में हमारा सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट रहता है। उसके अलावा हमारा फ्रिक्वेंसी हीमेटोरिया और पेन होता है, ये हमारा लोअर का होता है। अपर में मलेज होता है, फीवर होता है, रिगर होता है, वॉमिटिंग होता है, ठीक है। लॉइन पेन होता है अपर वाले में। तो ये चीज को आपको कैटेगराइज करना है कि कहाँ पे वो लोअर यूटीआई है और अपर है। तो अपर है तो वो सवेयर है, तो उसको इमीडिएटली ठीक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोअर यूटीआई हम एंटीबायोटिक्स दे देंगे वो ठीक हो जाएगा। अपर यूटीआई के लिए हमको आईवी देना पड़ता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। वो ज्यादा सवेयर हो जाता है कंडीशन, तो ये चीज मेक श्योर करनी है। ओके, फिर क्लासिफिकेशन, ये 6 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, ठीक है। अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन, अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन में क्या है, दिस इज व्हेन द यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो नॉर्मल है, बोथ स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजिकली, ठीक है। और वहां पे कोई भी इम्पेयरमेंट ऑफ होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है या फिर कोई डिसऑर्डर नहीं है। फिर कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन की बात करें तो जब इन्फेक्शन हो रहा है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, एबनॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट में, ठीक है, सच इज व्हेन देयर इज यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन या फिर रीनल स्टोन या वेसो यूरेट्रिक रिफ्लक्स, ठीक है। पहला था कि नॉर्मल है हमारा रीनल सिस्टम, वहां पे हमें इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरा कि हमें कोई दिक्कत है वहां पे हमें हो रहा है, ठीक। तीसरा आइसोलेटेड इन्फेक्शन, when it is first episode of UTI or the episodes are 6 months apart. Isolated infection affect 25 to 40% of young females. Okay, then for unresolved infection, when therapy fails because of bacterial resistance, बहुत बार क्या होता है ना, इतना एंटीबायोटिक चल जाता है कि बैक्टीरिया रेजिस्ट हो जाते हैं उन दवाइयों के, ठीक है। उससे क्या होता है, और ड्यू टू इन्फेक्शन बाई टू डिफरेंट बैक्टीरिया, दो अलग टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, और दोनों ही क्या है, ससेप्टेबल हैं, लिमिटेड इक्वली, ओके। देन री इन्फेक्शन, बहुत सारे फीमेल्स को यूटीआई जो है ना वो बार बार होता है बिकॉज वो प्रॉपर प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, इसलिए। सो ये चीज इज नॉट हेल्दी अगर किसी को बार बार रेकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है। And this occurs where there has been no growth after a treated infection, but the same organism regrows 2 weeks after therapy. 2 हफ्ते बाद ही वो दोबारा फिर से रीग्रो कर रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वहां पे बैक्टीरिया लेफ्ट था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, या फिर उन्होंने अपना जो भी कोर्स है इतने पर्टिकुलर डेज के लिए लेना उन्होंने नहीं लिया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो दोबारा रीग्रो किया, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे दोबारा यूटीआई होगी, ओके। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो कंसिस्टेंट है, बेसिकली बैक्टीरिया persistence by the accumulation of bacteria in location that cannot be reached by antibiotics. तो ऐसा किस कंडीशन में होता है, जब इन्फेक्टेड स्टोन्स है, डाइवर्टिकुला है, ठीक है, यूरेथ्रा का आपका, जब जो मेन पैसेज होता है उससे वो डाइवर्ट हो जाता है यूरेथ्रा, तब उसको कहते हैं, ओके। या फिर इन्फेक्टेड पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है, तब क्या होता है, री इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। देन रिलैप्स आपका आता है, when the same microorganism can cause UTI within 2 weeks of therapy. However, it is usually difficult to distinguish a reinfection from a relapse. Okay, तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, मतलब कि और भी डिजीज जिसमें ऐसे ही सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें आपका हर्पीज है, ठीक है, गोनोरिया है, क्लमाइडिया हो गया, ट्रिकोमोनाज इन्फेक्शन हो गया, जितने आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं ना, वो सारे, ठीक है, वो सारे भी इस कंडीशन में आते हैं। पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, ओके। अब नेचुरोपैथी अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देख लेते हैं। सो नेचुरोपैथी अंडरस्टैंडिंग में आप ये देखो कि ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से क्या हो रहा है, और ये ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस कैसे हो रहे हैं।
due to poor mental health, due to hygiene, poor physiological hygiene, violation of nature's law. तो ये चीजें ना, जो बहुत ही इकोनॉमिकली आपके लो ग्रुप्स होते हैं, स्लम्स में रहते हैं, जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उनको ये चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, या फिर वो ऐसे एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से उनका वीक इम्यून सिस्टम है, या फिर उनको पहले से कोई मॉर्बिडिटी है, लाइक स्टोन या कुछ भी है, तो उसकी वजह से उनको हो रहा है। वो सारी चीजें जब ऑल टुगेदर मिक्स होती है तो ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बनता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, म्यूटेशन होगा माइक्रोजाइमास का, जिससे क्या होगा कि जर्म्स गेट एक्टिवेटेड एज टॉक्सिक पैथोजेंस, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शियस डिजीज को आपके कॉज करेगा। सो बेसिकली नेचुरोपैथी में सेम थ्योरी होती है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में क्या होता है, जो 10 आप लोगों ने लॉ पढ़े थे नेचुरोपैथी के, जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी ना, तो मैंने आप लोगों को 10 लॉज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी पढ़ाई थी। किसी को याद है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी? मैम, ऑल द डिजीज कॉज ड्यू टू द यू नो ये पंचभूता की जो भी इम्बैलेंस की वजह से ही होती है। पंचभूतास जो है वो बेसिकली फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेदा जो हम पढ़ते हैं उसकी है। यहाँ पे नेचुरोपैथी की प्रिंसिपल्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। नेचुरोपैथी में पंचभूत वहाँ नहीं, पंचभूता वो 5 जो है एलिमेंट्स होती हैं बॉडी की, नेचुरोपैथी का ही तो बेस्ड होगा ना। ये जो आप बता रहे हो पंच धातुज या पंचभूतास ना, वो हाँ, प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा में आ जाएगा। अच्छा। प्रिंसिपल ऑफ एयर नेचुरोपैथी में वाटर, पूछ रही हूँ। और पृथ्वी आकाश जल, सारी जो 5 वो होती हैं प्रकृति की एलिमेंट्स, वो तो वो बेस है। सही है। यहाँ पे मैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी पूछ रही हूँ, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी होते हैं। ओके, ठीक है मैम। नहीं, हम्म। मतलब मैम ये है कि पहला प्रिंसिपल है बॉडी हील्स इटसेल्फ। गुड, हाँ। वो ये सबसे पहला प्रिंसिपल है। और अ, और एक है कि अ, जो अपना जो ये है, हाँ, और जो अक्यूट मतलब बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये दीज आर हम्म। नॉट डिजीज, दीज आर द प्रोसेस ऑफ क्योर। ठीक है, ऑफ कोर्स, राइट। ऑफ कोर्स, मैं मैं मेरे एक को बार याद फिर से बता देती हूँ। एग्जैक्ट सीरियली में नहीं बता रहा हूँ, जो जो याद आ रहा है, एक के बाद एक कोई मैं बात नहीं, बोलते इट्स रहा। ओके, बट ये सही है, सही है। मैं बता देती हूँ। बॉडी हील्स इटसेल्फ इज वन ऑफ द नेचुरोपैथी बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद सेकंड नेचुरोपैथी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो मेन कॉज ऑफ डिजीज होता है वो लोअर्ड वाइटालिटी होता है। मतलब कि जब हमारा वाइटल फोर्स जो होता है वो जब कम होता है, तो हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो क्या होता है, ससेप्टेबल हो जाता है। फिर जितने भी माइक्रोब्स है उनको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि अल्टीमेटली डिजीज को क्या करती है, कॉज करती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट होता है द मेन कॉज ऑफ डिजीज इज लोअर्ड वाइटालिटी अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, ठीक। फिर थर्ड पॉइंट, accumulation ऑफ morbid मैटर, इट इज द कॉज ऑफ लोअर्ड वाइटालिटी। मतलब कि जब मॉर्बिड मैटर हमारे बॉडी में इकट्ठा होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो वाइटैलिटी होती है वो लो होती है, ठीक। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है अक्यूट डिजीज इज इटसेल्फ अ रेमेडियल प्रोसेस। जो अक्यूट डिजीज होता है वो रेमेडियल प्रोसेस होता है, वो डिजीज नहीं होता है। मतलब वो एक बॉडी का तरीका होता है टॉक्सिन्स को फ्लश करने का, चाहे वो फीवर हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, डायरिया हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। वो क्या करे, जो भी एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है उसको फ्लश करने का काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पॉइंट, जर्म्स डोंट कॉज डिजीज बट आर फाउंड इन डिजीज कंडीशन, ठीक। इसका मतलब कि जर्म्स बीमारी नहीं कॉज करते हैं, बट वो डिजीज कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को समझो। ये सिक्स पॉइंट था, फूड इज द बिल्डिंग मटेरियल बट डज नॉट इंक्रीज वाइटालिटी।
फूड क्या है, हमारे बॉडी के लिए एक बिल्डिंग मटेरियल है, लेकिन फूड इंडिविजुअली हमारी वाइटालिटी को इंक्रीज नहीं करता है। ओके। सेवेंथ, फास्टिंग डज नॉट क्योर डिजीज बट क्रिएट्स द नीडेड एनवायरनमेंट टू हील। क्योंकि हमारा पहला प्रिंसिपल यही करता है कि हमारी बॉडी खुद से हील करती है। तो फास्टिंग क्या करता है, हमारे शरीर को वैसा एनवायरनमेंट दे देता है जिससे वो ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है, सेल्फ हीलिंग स्टेज में चला जाता है। अकॉर्डिंग टू 8 पॉइंट, exercise and physical activities keep the balance between nutrition and drainage. ओके, ड्रेनेज मतलब आपका लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे न्यूट्रिशन का और ड्रेनेज का क्या होता है, बैलेंस होता है। नाइन्थ है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट फैसिलिटेट द पावर ऑफ हीलिंग। जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि मड थेरेपी हो गई, हाइड्रोथेरेपी हो गई, डाइट थेरेपी हो गई, सन थेरेपी हो गई, एक्सेट्रा, ये जो पावर ऑफ हीलिंग है उसको फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। ओके। फिर टेंथ, पेशेंट्स ओन विश टू गेट वेल इज इम्पॉर्टेंट इन हीलिंग प्रोसेस। मतलब मेंटली अगर पेशेंट का विल है कि हाँ वो ठीक हो जाएगा, वो चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर्स लॉ। ओके। तो जर्म थ्योरी जो है ऑफ डिजीज, इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपका जो पॉइंट था मैंने इसीलिए बताया कि आप उसको बेटर वे में समझ सको, कि जो जर्म्स होते हैं वो डिजीज नहीं करते हैं कॉज, लेकिन वो डिजीज कंडीशन में पाए जाते हैं। ओके। डिजीज कंडीशन में पाए जा रहे हैं जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपका जो ये कॉलोनाइजेशन हो रहा है, ओके, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पर्सन ससेप्टेबल है, ठीक है, ससेप्टेबल है, उसका कोई भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है जिसके कारण वो ससेप्टेबल है। तो जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डिजीज आर ड्यू टू इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो क्या करती है, जर्म थ्योरी अंडरमाइन करती है इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस को बॉडी के, और ये एम्फेसिस करती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पैथोजेंस के, ठीक है। मान लो कि जर्म बॉडी में एंटर किया, इन्फेक्शन कॉज किया, आइडेंटिफिकेशन हुआ, आइसोलेशन हुआ, और उसके बाद किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ। ये क्या होता है, कन्वेंशनल जर्म थ्योरी हो गई। और जो जर्म थ्योरी है वो आपकी यही है कि जो डिजीज हो रहा है आर ड्यू टू इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझे इस बात को? जो जर्म थ्योरी का अभी वाला पर्सपेक्टिव है जी कि डिजीज आर ड्यू टू इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, ओके, इनके कारण है। ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज होती है। नेचुरोपैथी में क्या बोला जा रहा है कि germs do not cause disease but are found in disease condition. Germ theory of disease क्या कहती है कि according to germ theory most of the diseases are due to invading microorganisms. ये ओवरलैप कर रहा है, ओके। सो इस पे थोड़ा रिसर्च करना और मुझे बताना कि ये दोनों ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, फिर इस पे डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद इट कंसिडर्स जर्म एज द सेकेंडरी कॉज ऑफ डिजीज अनलाइक मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, नेचुरोपैथी कहता है। तो बैक्टीरिया विच आर फाउंड एसोसिएटेड विद acute, subacute and chronic disease are not primary causative agent but the morbid soil, that is the toxic body is responsible for the disease. देखो इस पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कर दिया खुद से, ठीक है, कि ये प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट नहीं है, मतलब ये कर नहीं रहे हैं, ये मिट्टी की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमारा बॉडी जो टॉक्सिक है वही एक्चुअल में क्या है, रिस्पॉन्सिबल है बीमारी के लिए। सो आवर बॉडी ड्यू टू आर लोअर्ड वाइटालिटी प्रोवाइड्स फर्टाइल ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया, ठीक। बॉडी ससेप्टेबल है, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कम है, बॉडी की वाइटालिटी लो है, जिसके कारण बैक्टीरिया आया, उसको मौका मिला कॉलोनाइज करने का, जब उसने कॉलोनाइज किया तो उसने इन्फेक्शन जनरेट किया, ठीक। ये चीजें नेचुरोपैथी कह रही है। तो वहां पे उसको क्या मिला, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला जिसके कारण वो मल्टीप्लाई करके ब्रीड किया, है ना। तो मल्टीप्लाई करके ब्रीड करने में क्या हुआ कि इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हुआ, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हुआ तो वहां पे न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन हुआ, ओके। और फिर उसके बाद जितने भी एसोसिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो just the cells and germs are the association of microzyma, which means tiny fermenters that are influenced by the impression given by the body.
When the wrong impression is given, microzyma mutate into organism that cause disease. In the presence of favorable impression, microzyma do not cause disease. Okay, so ये naturopathy अंडरस्टैंडिंग होती है यूटीआई की. ठीक है.